A very good morning to class 7th. Hope you all are very fine and also you have enjoyed your chapter, The Delhi Sultan. So this is your NCERT book, chapter 3, The Delhi Sultan. Okay, page number 30. तो हेयर इज द हम लोगों ने जो है फ्रॉम द पीपीटी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दिल्ली सुल्तान के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, कौन कौन सुल्तान थे क्या थे। तो इस चैप्टर में अब आपके देख लीजिए यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं जिस जो कुछ छूट गए हों कुछ पॉइंट्स, तो उनको हम देखते हैं। देखिए, द दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। हमने जब बताया था मैंने कि दिल्ली सल्तनत में जो पहले जो सल्तनत पीरियड आया दैट इज फ्रॉम 1206 टू 1526, लेकिन उससे पहले वहां पे कौन से किंग्स थे? तोमर थे, राजपूत किंग्स थे, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान्स। इसमें फिर 12th सेंचुरी की मिडल में यानी बिफोर 1206 जो है जब तोमर राजपूत को हरा के कौन आया था? चौहान्स रूलर आए थे, जिनको हम चाहमनास भी बोलते हैं, जो कि कहाँ के थे? अजमेर के थे। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. So class underline this. It was under the तोमर और चौहान में जब दिल्ली थी एक important commercial center. Commercial means क्या होता है? व्यापारिक, यानी एक व्यापार के उससे बिजनेस के पर्पज से एक अच्छा सेंटर बन गई थी। किनके शासनकाल में? तोमर और चौहान के। यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन। मैनी रिच Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called Dehliwal. तो देखिए यहाँ पर जितने भी बहुत ही रिच जिसको मर्चेंट व्यापारी थे जिनके पास पैसा था, तो उन्होंने वहां पे रहते थे दिल्ली में, यानी दिल्ली अच्छा कॉमर्शियल सेंटर के रूप में निकल के आया था और बहुत सारे उन्होंने मंदिर बनवाए। तो देखिए आज भी अगर हम दिल्ली घूमने जाए तो दिल्ली में बहुत सारे बिरला टेम्पल है, आपका लोटस टेम्पल बना हुआ है वहां पर, ऐसे कई मंदिर बने हैं जो देख घूमने लायक हैं आप। ठीक है, तो और क्या था वहां पर? क्वाइंस मिंटेड हेयर। क्वाइंस आपके जो क्वाइंस आप जानते हैं सिक्के जो होते हैं, तो उस समय जब दिल्ली में जो सिक्के मिंटेड का मतलब है जहां पर सिक्के बनते हैं, ठीक है, तो उस समय जब सिक्के जो बनते थे उन्हें वहां पे क्या बोलते हैं? दहलीवाल, यानी दिल्ली में बनने वाले सिक्के दहलीवाल। तो ऑल्सो अंडरलाइन दिस टर्म दहलीवाल, यानी क्वेश्चन आपका ये आ सकता है चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठे हैं ना। सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके आगे तक काम में आएगा। आप अगर इन फ्यूचर किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये चीजें आपके सब आपके सिलेबस से हैं। तो देखिए क्वाइंस मिंटेड हेयर क्या कहलाते थे? दहलीवाल। अंडरलाइन दिस। हैड ए वाइड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब उस समय दहलीवाल चलते थे वहां पे सिक्के। जैसे आज हम लोग रुपीस चला रहे हैं तो वहां पे क्या था उस समय? दहलीवाल। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. इसके अलावा जब यानी मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी जो तोमर राजपूत थे, फिर हमारे चौहान आए, तो उसके बाद में क्या हुआ? दिल्ली किसमें चेंज? पहले कॉमर्शियल सेंटर था, बाद में किसमें चेंज हुई? कैपिटल में। कैपिटल में चेंज होके क्या हुआ? उस समय फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई और शुरुआत हो गई 13th सेंचुरी की। तो टेक इट लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। तो देखिए आपको जो है मैंने क्या बताया था? दिल्ली सल्तनत हमने जो चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था 5 डायनेस्टीज थी। तो आगे जो टेबल दे रखी होगी इस बुक में उसमें हमें देखना है। दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली। तो दिल्ली जो रीजन था वो आज जो दिल्ली एक पूरा एक रीजन कहलाता है, हम उसे उस समय क्या था? दिल्ली अलग अलग सिटीज में डिवाइड था। उसका देखिए यहाँ पे एक पिक्चर ये बनी हुई है आपकी बुक में। फिरोजाबाद है, फिरोजशाह कोटला है, हौज खास है, सीरी है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है। ये दिल्ली में अब अगर आप जाते हैं तो ये अलग अलग रीजन है वहां पर। और उस समय क्या था? ये एक सिटी के रूप में अलग सिटी का नाम दे रखा था, और आज ये कॉलोनी कह सकते हैं या फिर कुछ क्षेत्र रीजन, मतलब दिल्ली के रीजन कह सकते हैं ना, जैसे आज उनकी कॉलोनी वगैरह होती है ना, इस तरीके से। तो ये पार्ट ऑफ दिल्ली थे उस वक्त भी, पर इनको अलग सिटीज कह रखा था। ठीक है, जहां पना ये दे रखा है यहाँ पर। देन पेज नंबर 31 पर आपके दे रखे थे रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के जो रूलर्स हैं यानी जो उस वक्त थे
अभी हमने देखा कि राजपूत डायनेस्टीज थी, तोमर राजपूत, जिसमें हमारा तोमर थे जो अर्ली 12th सेंचुरी से 1165 तक थे, यानी अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1165 तक नहीं, 1165 से आपके तोमर थे। और उसमें आपके जो फर्स्ट किंग था वो कौन था? अनंगपाल। 1130 से 1145 तक का इसका शासन था। फिर चौहान आए। चौहान कब आए? 1165 से 1192 तक चौहान किंग्स आए, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे अपने टाइम के। इनका टाइम पीरियड था 1175 टू 1192। देन अर्ली टर्किश रूलर्स, देखिए 1192 तक था। मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तब बताया हुआ है ये कि जो अर्ली टर्किश रूलर यानी दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हो गई, देखिए इसमें कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी हमारी फाउंड की थी? स्लेव डायनेस्टी, इसको हम मैमलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी जो अर्ली टर्किश रूलर था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी आया था इंडिया में, उसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को यहाँ पर छोड़कर क्या हुआ? वापस चला गया था टर्की। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ पर रहा तो उसने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। इसने उसको नाम क्या दे दिया दिल्ली सल्तनत को कि हमारा अब जो है गुलाम वंश चल रहा है और दिल्ली पर हम सब गुलामों का अधिकार होगा। तो उसी में इसका जो टाइम पीरियड था बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड रहा, 1206 से लेके 1210 तक, 4 साल का सिर्फ, है ना। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे डेथ हुई थी? ये पोलो खेलते हुए, पोलो चौगान बोलते हैं हम लोग, जो घोड़े पे चढ़ के जो खेलते हैं ना, तो उससे गिर के इसको चोट लग गई जिससे इसकी डेथ हो गई। फिर इसमें आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बताया था आपको, जिसमें उसका फुल नेम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में रिलेटेड चीज ये है कि जो हमारी फेमस कुतुब मीनार है वो स्टार्टिंग किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसकी कंप्लीशन कब हुआ था? इल्तुतमिश ने। फिर इन्हीं की जो बेटी थी रजिया, रजिया के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन मुस्लिम एम्परर कह सकते हैं, सुल्तान, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सारे सुल्तान अपने आगे लगाते थे। तो रजिया सुल्तान, इनका बारे में बहुत अच्छे से हिस्ट्री में काफी फेमस रही और काफी टैलेंटेड लेडी थी ये। इनका भी यही था कि इनको बर्दाश्त नहीं की गई थी ये, अपने जितने भी कोर्ट दरबारी जितने भी होते हैं, तो उन लोगों के द्वारा ये, उन लोगों ने इनको पसंद नहीं करा कि वुमेन को कैसे आपने एक रूलर बना दिया है, जबकि हम सभी हैं, हम सब उनसे ज्यादा अच्छे हैं, हम भी सब काबिल हैं, क्योंकि वुमेन को कोई भी फेस नहीं कर सकता था ना। तो 1236 से 1240 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनकी भी ये एक आपसी षड्यंत्र के तहत इनकी जो है मृत्यु यानी मर्डर कर दी गई अपने मंत्रियों द्वारा, आपस में इनको मार दिया गया। फिर गयासुद्दीन बलबन, अपना आपका जो है रजिया सुल्तान पर एक नाटक भी आता है बेटा, अगर कभी हिस्ट्री के बारे में जानना हो ना तो उसका आप तो सीरियल देख सकते हैं, जैसे तो उसमें हमें थोड़ी बहुत, भले ही वो प्रॉपर हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ जो भी मिलती है वो अच्छी मिल जाती है। इसी तरीके से हमारे गयासुद्दीन बलबन आए थे। गयासुद्दीन बलबन का जो कि लास्ट स्लेव किंग थे, आपके स्लेव सुल्तान थे, स्लेव डायनेस्टी के लास्ट सुल्तान आपके थे गयासुद्दीन बलबन। इनका भी बहुत ही ज्यादा, इनका भी शासनकाल बहुत बढ़िया रहा। इनका कब से कब तक था? 1266 से 1287 तक, ठीक है। तो ये आपके जो है लास्ट, मतलब कहते हैं ना काबिल एम्परर सुल्तान जो थे वो आपके गयासुद्दीन बलबन थे। तो इसी तरीके से तो मतलब दिल्ली सल्तनत में स्लेव, जो हमारी फर्स्ट डायनेस्टी थी दैट वाज स्लेव डायनेस्टी, जिसमें आपके द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड टाइम पीरियड ऑफ द डायनेस्टी वाज 1206 टू 1290 एंड दिस डायनेस्टी इज किसके द्वारा ऊपर, इसके बाद में कौन सी डायनेस्टी आई? खिलजी डायनेस्टी। ओके क्लास, सो क्लास दिस नाउ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में आपके जो फाउंडर थे 1290 से 1320 तक का जो टाइम पीरियड था दैट इज अ खिलजी डायनेस्टी पीरियड दिल्ली सल्तनत में। और जो उसके फाउंडर थे, यानी जब गयासुद्दीन बलबन का जो है लड़ाई यानी युद्ध, इन पे जो जीत हुई किसकी हुई? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा।
और कब से कब हुई थी? 1290 से 1296 के बाद में। मतलब ये था कि गयासुद्दीन बलबन 1287 का टाइम पीरियड दे रखा है, तो इनकी जो डेथ हो गई और इनके बाद में कोई ऐसा स्लेव रूलर नहीं आया, सुल्तान नहीं आया जो कि उस स्लेव डायनेस्टी को और अच्छे से संभालता। तो इसी में क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी में आक्रमण कर दिया गया और खिलजी डायनेस्टी ने यानी खिलजियों ने वहां पर अपना अधिकार जमाया, जिसमें आपके थे जलालुद्दीन खिलजी was the founder of खिलजी डायनेस्टी। 1290 से 1296 का इनका टाइम पीरियड रहा, और इसी में इन्हीं के जो भतीजे थे नीफ्यू और इनके सन इन लॉ कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने इनका धोखे से इनका मर्डर करके उस जगह सुल्तानत को सुल्तान मतलब खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इनका जो टाइम पीरियड था 1296 से 1316 तक। ठीक है, फिर आपके तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से 1414 तक। तो तुगलक डायनेस्टी में आपके जो है गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे, और 1320 से 1324। इसी तरीके से मोहम्मद तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका 1324 से 1351 का टाइम पीरियड रहा। और फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक डायनेस्टी की जो हमारे फेमस सुल्तान है वो हमारे तीन है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी, फोर्थ वन है। सैयद डायनेस्टी में जो होंगे तो कई सारे, लेकिन जो मेन हमारे इसके जो फाउंडर थे वो खिजरी खां थे, और 1414 से 1451। खिजरी खां के बारे में मैंने आपको बताया था, तैमूर इन्वेजन हुआ था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर। तो ये तैमूर जगह जो है सेंट्रल एशिया के थे, वहां के रहने वाले थे, वहां के अपने आपको बताते थे कि हम तैमूर जगह तैमूर है, और जो है इन्होंने यहाँ पर आकर इंडिया में दिल्ली में आकर क्या क्या सैयद डायनेस्टी को, उस डायनेस्टी को तुगलक नाम हटाकर उसको सैयद डायनेस्टी नाम दिया 1414 से 1451 तक। फिर लास्ट जो डायनेस्टी हमारे पास आई वो थी लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526 तक थी। इनके जो फाउंडर थे वो बेहलुल लोधी थे, बेहलुल लोधी का नाम इब्राहिम लोधी भी आए, और इब्राहिम लोधी इसके लास्ट जो है इसके लास्ट एम्परर थे, जिनका मुगल एम्परर बाबर के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें वो हार गया, और इस तरीके से मुगलों का आना हुआ। तो ये तो आपका दिल्ली सुल्तनत का एक छोटा सा चार्ट दे रखा था कि कौन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन सी आपकी डायनेस्टीज थी। फिर आप अपनी बुक के पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पे दे रखा है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, यानी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आप जानिए कैसे क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे पता चला कि ये सब दिल्ली सुल्तान रहे और ये डायनेस्टीज आई। तो उसमें आपका है ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अपनी हिस्ट्री के बारे में किन चीजों से जानते हैं? उस समय के जो हमें आर्टिफैक्ट मिले होते हैं, है ना, या हमारे पास बुक्स। आज हम लोग जैसे अभी आप ही लोग 7th क्लास में हो, तो आप अपनी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो अपनी बुक के माध्यम से। आपकी बुक आपके पास में है, आपका सब्जेक्ट है, जिससे आप जान रहे हैं कि दिल्ली सुल्तनत पीरियड ऐसा रहा होगा, ये सुल्तान आए थे। लेकिन जब ये बुक वगैरह नहीं होंगी तब उस समय जो इंस्क्रिप्शंस रहे, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो दीवारों वगैरह पे आप नक्काशी करा के यानी खोद के जो लिखे जाते हैं, किसी पिलर पर, किसी दीवार पर, किसी भी चीज पर खुदाई करके जो लिखे जाते हैं उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली। कॉइन्स, जैसे दिल्ली वाल उस समय कॉइन्स थे, उनको वो कॉइन्स मिले होंगे, उनसे हमें जानकारी मिली। आर्किटेक्चर, जैसे कुतुब मीनार बनी हुई है, फिरोज शाह कोटला बना हुआ है। तो जब कोई भी सुल्तान कोई भी आर्किटेक्चर बनवाता था, कोई भी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनवाई, तो उस पे अपनी सन, अपने नाम लिखवा दिए जाते थे। तो ये हिस्ट्री में क्या एक पहचान बन गई है। तो इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरीज, तारीख, तारीख को जो है सिंगुलर, और अगर प्लूरल देखे तो उसे तारीख पढ़ेंगे। ठीक, ये जो है हिस्ट्रीज है, यानी इन सुल्तानों की जो हिस्ट्री लिखी गई है वो किसमें? तारीख या तारीख में लिखी गई है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। सो क्लास, अंडरलाइन इन योर बुक तारीख, तारीख रिटन इन पर्शियन, यानी हिस्ट्रीज स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख एंड तारीख रिटन इन पर्शियन। पर्शियन, यानी अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
अंडर द दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत में लैंग्वेज कौन सी थी, तो आपकी कौन सी भाषा है, पर्शियन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए सभी बच्चे। और तारीख और तारीख क्या होते हैं, आपकी इन्हीं दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सुल्तान की जो हिस्ट्री थी वो जिन चीजों में लिखी गई उसे हमने तारीख का, सिंगुलर उसको सिंगुलर में तारीख बोलते हैं और प्लूरल तारीख कहलाता है। ठीक है, सभी बच्चे अंडरलाइन कर लीजिए। फिर से बोल रही हूँ, पर्शियन, दिल्ली सल्तनत की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पर्शियन थी, जिसमें सारे कामकाज किए जाते थे। ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई है उस समय की, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिगर जो ये बनी है, ये क्या है, 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए एक तो इंस्क्रिप्शन होता है आपका, इंस्क्रिप्शन में आप क्या करते हैं, किसी में रहता है वॉल्स पर या पिलर्स, खंबे जो होते हैं, या किसी भी हार्ड सरफेस पर जो चीजें लिखी जाती हैं, खोद कर गड़ा गड़ा कर उनको नक्काशी करके लिखते हैं, उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ऐसे आता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें आप हाथ से लिखते हैं उन्हें आप बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो उस समय हिस्ट्री में, आज हमारे पास में पेन है, हम कंप्यूटर पे वर्ड डॉक्यूमेंट फटाफट टाइप करते हैं, लिख जाता है। तो उस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं थी, हाथों से, कल पंखों से या लकड़ी की चीजें होती थी उनसे जो है लिखते थे, जितने भी ये लोग राजा महाराजा वगैरह होते थे, तो उनको जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। तो देखो इसकी जो 4 स्टेजेस थी वो आपकी फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द पेपर। सबसे पहले देखो पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हमें क्या है, हमें किसी चीज पे लिखना है, हमने कॉपी उठाई और फटाफट लिख लिया, क्योंकि हमें तो सब कुछ रेडीमेड मिली है। लेकिन देखो पहले यहाँ पर ये पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर यहाँ पर ये देखो क्या है, सेकंड स्टेज राइटिंग द टेक्स्ट। ये लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, देखो स्याही में लकड़ी है, लकड़ी की ऐसी कलम है जिसको ये यूज कर करके यहाँ पे लिख रहे हैं, और भाषा कौन सी है, पर्शियन। फिर है मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। फिर अब जैसे आज हम लोग हाइलाइटर ले आते हैं, उससे अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट हो गया। कंप्यूटर पर तो बहुत ही बढ़िया है, हाइलाइटर अपने आप मिल जाता है किसी कोई भी चीज का। और इस पहले क्या था, गोल्ड को पिघलाकर, गोल्ड आज तो भाई गोल्ड का हम लोग यूज नहीं कर सकते, गोल्ड बहुत महंगा है। पहले क्या था, गोल्ड को पिघलाया और उस चीज को हाईलाइट करने के लिए उस पर गोल्ड लगा देते थे, यानी हाइलाइटर का काम करता था गोल्ड। और डी में है जो आपका प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। उसके बाद में देखिए पहला आपका पेपर तैयार करा, फिर लिखा, फिर उस पर हाइलाइटर के लिए गोल्ड का पिघलाकर गोल्ड से उसको हाईलाइट किया, और लास्ट में उसको बाइंडिंग करी। बाइंडिंग का जानते हैं ना, उसको पूरा प्रॉपर बुक को उस पर गत्ता वगैरह चढ़ा देना, हार्ड सरफेस है ताकि वो फटे नहीं। तो ये आपकी, ताकि लंबे समय तक ये चीजें चले, इसको बाइंडिंग कर रहा है। तो सारी चीजें देखिए अपने आप की जा रही है उस समय के। तो ये सी डी आपकी जो है ये सारी स्टेप्स थे कि क्या था। अब देखिए यहाँ पे द ऑथर्स ऑफ तारीख वर लर्न्ड मैन। अब तारीख कौन होती है, हिस्ट्री, तारीख क्या थी, हिस्ट्रीज ऑफ दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान की जो हिस्ट्री थी वो तारीख कहलाई, और उनको जो लिखते थे वो कौन थे, लर्न्ड मैन। लर्न्ड मैन से मतलब यहाँ पर है जो ऐसे लोग जिनको, जो काफी पढ़े लिखे होते थे, यानी एजुकेटेड। लर्न्ड मतलब एजुकेटेड। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, पोइट्स होते थे, कोर्टियर्स होते थे who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। और जो इस बात का ध्यान रखते थे, मतलब जो इन चीजों, इन इवेंट्स को देखते भी थे, क्योंकि जब लिखना है तो हमें वो इवेंट पता होना चाहिए। किसी चीज के बारे में आप तभी लिख पाएंगे ना जब आपको पता होगा। तो उसको अच्छे से देखते थे, चीजों को पढ़ते थे, और एडवाइस, रूलर्स को एडवाइस भी करते थे कि कैसा अपना शासन बनाना है। तो और जो है जस्ट रूल यानी न्याय के लिए जोर डालते थे कि देखो गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ, सही होना चाहिए। जस्ट जो आपका शासन होना चाहिए वो न्याय होना चाहिए, उसमें न्याय होना चाहिए। द सर्किल ऑफ जस्टिस यहाँ पे दे रखा है। सर्किल ऑफ जस्टिस में यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, फकीर मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में एक ऑथर थे फकीर मुदब्बिर। इन्होंने क्या लिखा, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा बिना सोल्जर्स के नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक राजा तभी ना उसके अंडर में जब सोल्जर्स होंगे जो उसकी सेवा करेंगे या फिर लड़ने जाएंगे, क्योंकि बिना अकेले तो कोई भी नहीं लड़ सकता, हम सबको सबकी जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से राजा को सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सोल्जर्स है वो बिना सैलरी के नहीं रह सकते।
सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और सैलरीज कहाँ से आती है? जो ये पीजेंट्स होते हैं, किसान वगैरह, फार्मर्स, उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उनकी फसलों वगैरह पर, तो उससे जो सैलरी बनती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, और कोई भी टैक्स तब दे पाएगा, रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स, तब दे पाएगा जब उनके पास में उनकी अर्निंग अच्छी हो रही हो। आज हम ही लोग हैं, हम लोग कोरोना पीरियड में हैं, हमारी अर्निंग अच्छी होगी तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, है ना। अगर सारा कामकाज, अभी आप लोगों ने देखा था लॉकडाउन लग गया था, सारे कामकाज बंद हो गए थे, तो जब इनकम ही नहीं होगी तो इंसान क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो वही चीज थी यहाँ पर भी, वही बता रखा है कि पीजेंट से जो सोल्जर्स की सैलरी बन रही है, तो पीजेंट तभी देंगे जब वो खुश होंगे, उनका उनको भी अच्छी अर्निंग हो रही होगी। तो दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, तो यानी सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये चीज तभी होगी जब राजा क्या करेगा, जो अच्छे से अपने अपने राज्य में जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस चलाएगा, यानी उसका जो शासन हो ईमानदारी से हो और न्यायपूर्वक हो, तब ऐसा हो सकता है। तो इस चीज पे जो है, यानी इसी को उन्होंने बोला सर्किल ऑफ जस्टिस, कि एक सर्किल इसलिए कहा गया ना कि एक से सब कनेक्टेड है, आपस में इंटरलिंक्ड है सारे, सर्किल सा बना है। तो डू यू थिंक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सर्किल ऑफ जस्टिस इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स? तो क्या आप लोग ऐसा सोचते हो कि जो ये सर्किल ऑफ जस्टिस यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक से राजा कैसे सोल्जर से कनेक्टेड है, और सोल्जर किस तरीके से उनको सैलरी पीजेंट से मिल रही है, पीजेंट फिर वापस आ गए राजा पर, तो ये जो सर्किल बन रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो टर्म यूज किया गया है इनकी रिलेशनशिप शो करने के लिए, ये सही है? तो देखिए, सोचिएगा इस चीज को, बताइएगा मुझको। so so class, for today it is enough. Thank you for joining and listening me so carefully.